जैसे जैसे राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख नजदीक आते जा रही है, वैसे वैसे राजद नेताओं के बयान बिगड़ते जा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में फतेह बहादुर सिंह जो राजद के विधायक थे, उन्होंने सरस्वती मां पर अभद्र टिप्पणी की थी। उसके बाद अब बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव ने कहा है कि मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी की तरफ जाता है, या कहें कि मंदिर जाने वाला व्यक्ति मानसिक गुलाम हो जाता है। ये उनके कहने का मतलब था। लेकिन यही प्रोफेसर चंद्रशेखर भूल जाते हैं कि जब लालू यादव पहली बार जेल से निकले थे तो वो कहां गए थे। लालू यादव जेल से निकलते सबसे पहले छिन्नमस्तिका माता मंदिर पहुंचे थे। तो क्या ये कहना चाहते हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर कि लालू यादव मानसिक गुलामी की तरफ बढ़ गए थे? या अभी हाल फिलहाल में लालू प्रसाद यादव तिरुपति बालाजी पहुंचे थे, तेजस्वी यादव भी थे, पूरा परिवार था, तेजस्वी यादव की बिटिया का वहां मुंडन भी हुआ था। क्या ये कल को जो प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं, कल को ये भी कह देंगे कि वो कृष्ण को नहीं मानते हैं? हालांकि कहा जाता है कि वो कृष्ण के वंशज हैं। अब यादव जो हैं कृष्ण के वंशज हैं, लेकिन कृष्ण को कौन नहीं पूजता है? राजपूत नहीं पूजते हैं, कुर्मी नहीं पूजते हैं, ब्राह्मण नहीं पूजते हैं, या फिर और अन्य समुदाय के लोग नहीं पूजते हैं। मुझे लगता है हर कोई पूजता है। तो क्या इस तरीके की बयानबाजी करके राजद के नेता खुद ही गठबंधन के लिए एक बड़ी मुसीबत नहीं खड़ी कर रहे हैं, जबकि पूरे देश में राम मंदिर के नाम पर एक अलग से माहौल बना हुआ है। हर कोई राम मंदिर की बात कर रहा है, हर कोई ये कह रहा है कि 500 साल के बाद राम जी के मंदिर का निर्माण हो रहा है, और इस घड़ी में गठबंधन में से कोई एक सहयोगी इस तरीके की बात कहता है तो क्या ये पूरे गठबंधन को नुकसान पहुंचाने वाली बात नहीं होगी? आप लोगों को मैं एक मोटा मोटी आंकड़ा दे रहा हूं। 12 करोड़ 40 लाख परिवारों ने राम मंदिर के लिए चंदा दिया है। आप समझिए, इस आंकड़े को समझ लीजिए, केवल इतना ही समझ लीजिएगा तो बाकी चीजें आप लोग को समझ में आ जाएंगी कि ये जो विपक्षी गठबंधन के लोग जो बयानबाजी कर रहे हैं उसका कितना बड़ा नुकसान उनके दलों को हो सकता है। दरअसल राम मंदिर निर्माण के लिए 12 करोड़ 40 लाख परिवारों ने चंदा दिया था, और अगर इन 12 करोड़ 40 लाख परिवारों में एवरेज अगर 3 ही वोटर होता है, तब भी ये 36 करोड़ से ऊपर वोटर हो जाते हैं, जो कि बीजेपी के लिए जीत की गारंटी तय कर देते हैं। इस स्थिति में जैसे ही विपक्षी पार्टी के नेता राम मंदिर के ऊपर और उल जलूल बयान देंगे, उसका नुकसान इनको और ज्यादा होगा। ये बात इनको समझनी होगी कि अभी भी इस देश का लगभग 50% जो जनमानस है, जो जनता है, वो राम के प्रति आस्था रखती है, और आपको चुनाव जीतने के लिए 50% वोट काफी होता है। राम मंदिर को लेके या फिर मंदिर के खिलाफ जो भी बयानबाजी अगर राजद के नेता कर रहे हैं, वो राजनीति को ही देख के कर रहे हैं। वो मुसलमानों को खुश करना चाहते हैं ताकि जो मुस्लिम वोट है वो राजद के साथ एकदम इंटेक्टेड रहे। लेकिन वो फिर भूल जाते हैं कि इस देश की 50% जनता जो राम में अपनी आस्था रखती है, उससे वो बगावत कर रहे हैं, उसके सेंटिमेंट को हर्ट कर रहे हैं, और जिसका खामियाजा उन्हें इलेक्शन दर इलेक्शन भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस की जो एके एंटनी की रिपोर्ट थी, कांग्रेस 2014 में जब चुनाव हारी थी, बुरी तरीके से चुनाव हारी थी, तब कांग्रेस ने एक समिति बनाई थी कि कांग्रेस की हार की वजह क्या थी। जबकि कांग्रेस ने कुछ ऐसी स्कीम चलाई थी जिसके बाद हारना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। मसलन मनरेगा जैसे स्कीम थे, जो गांवों में लोगों को रोजगार मिलता था और उससे उनकी रोजी रोटी चलती थी। आरटीआई का कानून, इस तरीके के कानूनों से लोगों को फायदा हुआ था। तब एके एंटनी की रिपोर्ट में ये आया था कि कांग्रेस के ऊपर एंटी हिंदू होने की छवि चस्पा हो गई है, और उसकी वजह से जो हिंदुओं का वोट है वो कांग्रेस को नहीं मिल रहा है। यही काम अखिलेश यादव के साथ हो गया, जब अखिलेश यादव के ऊपर एक टैग लग गया यूपी के अंदर कि ये मुस्लिमों को बढ़ावा देने वाली पार्टी है। और फिर अखिलेश यादव पिछले 4 चुनाव में वो हार चुके हैं, और कांग्रेस इस देश में लगातार 2 चुनाव बुरी तरीके से हार चुकी है। ऐसे में अगर बिहार में राजद के नेता इस तरीके का बयान दे रहे हैं तो इसका खामियाजा उन्हें बहुत बुरी तरीके से भुगतना पड़ सकता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम यूपी का देखें तो यूपी में भी मुस्लिम और यादवों की आबादी लगभग
34% के आसपास होती है, 33% के आसपास होती है। और बिहार में भी मुस्लिम यादव की आबादी लगभग 33% के आसपास होती है। यानी यूपी और बिहार का जो राजद और समाजवादी पार्टी का जो जातीय समीकरण है, जो वोटरों का समीकरण है, वो लगभग सेम है। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी लगातार पिछले 4 चुनाव हार चुकी है। 2 लोकसभा के चुनाव में हारी है और 2 विधानसभा के चुनाव में हारी है। यहां पे राजद के साथ ऐसा ही हो जाए तो कोई हैरानी नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि जो वोटर राजद के साथ जुड़ भी सकता होगा, उनके विकास के कामों को देखकर वो धार्मिक मुद्दे पर उनसे अलग हो सकता है। इसका हम लोग दूसरे तरीके से समझने का प्रयास करें कि कुछ लोग कहते हैं कि राजद को 80 सीटें विधानसभा में मिल गई। इसमें कोई दो मत नहीं है। पंकज जी का एक कमेंट आया है, लिख रहे हैं कि एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इन लोगों के ग्रुप में असभ्य लोगों की कमी नहीं है जो बीजेपी के लिए सेफ्टी वाल्व के रूप में काम करते हुए पिछड़े लोगों का नुकसान कराते रहते हैं। यही देखिए, राजद के नेता जो अभी ये कह रहे हैं पंकज जी, इसके पीछे कारण है नीतीश कुमार। ये लोग नीतीश कुमार को बैकफुट पे ढकेलना चाहते हैं। ये नीतीश कुमार के वोट में सेंध लगाना चाहते हैं। जो नीतीश कुमार के पास दलितों का वोट है, जो नीतीश कुमार के पास अति पिछड़ों का वोट है, उस पे ये सेंधमारी करने के प्रयास में इस तरीके के ऊल जलूल बयान दे रहे हैं। मैं कह रहा था कि राजद जो 2020 में 80 सीट जीत पाई थी, इसके पीछे कौन है, ये समझने की बात है। दरअसल राजद को 30 सीट से ज्यादा नहीं मिलती 2020 में भी, अगर चिराग पासवान को एक योजना के तहत बीजेपी ने जदयू के खिलाफ खड़ा नहीं किया होता तो। आप लोग देखिए बीजेपी का स्ट्राइक रेट क्या था और जदयू का स्ट्राइक रेट क्या था। जहां भी जदयू के कैंडिडेट लड़े थे वहां पे चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे और फिर जो बीजेपी का वोट बैंक था, जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उन्होंने सीधा जदयू को वोट ट्रांसफर ना करवा के चिराग पासवान की पार्टी के प्रत्याशी को वोट ट्रांसफर करवाया था। नतीजा ये हुआ कि जो जदयू और बीजेपी का वोट था वो अलग अलग बट गया और राजद वहां से निकल गई, यानी राजद वहां से जीत गई। इस स्थिति की वजह से राजद 80 सीटों तक पहुंच पाई, अन्यथा 33% वोट लेके राजद 80 सीट तक कभी नहीं पहुंच पाती। उदाहरण के तौर पे दूसरे तरफ हम लोग देख लें, जहां पे कांग्रेस लड़ी थी और जहां पे बीजेपी लड़ रही थी, वहां पे क्या हो रहा था। आशुतोष जी का एक कमेंट आया, लिख रहे हैं कि जाको प्रभु दारुण दुखी देख, बाकी मत पहले ही हर लेती। तो ये जो लोग कहते हैं कि तेजस्वी यादव ने कमाल कर दिया और जदयू बहुत बुरी तरीके से हार गई, इसके पीछे एकदम रणनीति थी। हर सीट पे लोजपा के कैंडिडेट ने 15,000 से 20,000 के आसपास वोट लिए और वो सब वोट किसके थे, वो सब